अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं मलिर कैंट कॉलेज की, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मलिर कैंट। और एमसीक्यूज़ हैं, अच्छे एमसीक्यूज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तो अगर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ठीक है, आप जो है वो वीडियो को रोक के अपना आंसर देख सकते हो। एक कॉपी पेन उठा लो और जो है उसके ऊपर चेक करते रहो कि आपका आंसर मेरा आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा। और अगर सिर्फ देखना है, समझना है तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.02100 आर। देखिए, 2 और 1 तो सिग्निफिकेंट है ही है क्योंकि वो नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो ये दो जीरोस नजर आ रहे हैं, जो कि कहाँ आ रहे हैं, ये डेसिमल के राइट साइड के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है ना, डेसिमल लगा है और ये कहाँ मौजूद है, ये राइट साइड पे मौजूद है। तो अगर ये राइट साइड पे मौजूद है तो ये सिग्निफिकेंट है, यानी कि जीरो भी सिग्निफिकेंट है और ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है ना, तो इसका मतलब हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, यहाँ पर हमारे पास हो गए 1 2 3 4, हमारे पास हो गए टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, वो जीरोस जो कि वैल्यू के लेफ्ट साइड पर होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, दैट्स वाई। डेसिमल के नहीं, डेसिमल के नहीं, वैल्यू के राइट साइड वाले सिग्निफिकेंट होते हैं और लेफ्ट साइड वाले नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आर सेम। जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट है वेक्टर के, वो सेम है, तो एंगल कितना होगा उस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ। तो देखिए, अगर तो एक किसी वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है, ये जो थीटा है वो कितना बनता है, 45 डिग्रीज। तो नतीजे में जो उसका एक्स कंपोनेंट बनता है और जो वाई कंपोनेंट बनते हैं वो बराबर के बनते हैं। सिर्फ तब जब एंगल कितना होता है, एंगल होता है 45 डिग्रीज। अगर 0 डिग्री होता है तो एक्स होता है, वाई नहीं होता। 90 होता है तो वाई होता है, एक्स नहीं होता। और 120 में अलग ही मामला है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट वैलिड फॉर एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। कौन सा तरीका है जिससे सिर्फ हम 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। हेड टू टेल रूल में हम ऐड कर सकते हैं 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के अंदर सारे जितने ही वेक्टर्स हैं उनके एक्स कंपोनेंट को, जितने ही वेक्टर्स हैं उनके वाई कंपोनेंट को ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। बट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम सिर्फ जो अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है सिर्फ 2 वेक्टर्स पे। जो कि लॉ ये कहता है कि अगर 2 वेक्टर्स को शो कर सकते हैं एज 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, लेट्स से ए और बी। ठीक है ना, अगर हम इनको शो कर सकते हैं पैरेललोग्राम के तौर पे, तो जो इनका रिजल्टेंट होता है वो बराबर होता है डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में 2 ही वेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं ऐड कर सकते। क्वेश्चन 4, द एक्सेलरेशन ऑफ अ 2 किलोग्राम ब्लॉक स्लाइडिंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन इज 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक इंक्लाइन प्लेन है, 2 किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है वो इतने एक्सेलरेशन के साथ स्लाइड डाउन कर रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ 4 किलोग्राम ब्लॉक ऑन द सेम इंक्लाइन प्लेन। अब इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस में एक्सेलरेशन बराबर होती है जी साइन थीटा की। और ये फॉर्मूला जाहिर करता है कि जो एक्सेलरेशन है जब भी ऑब्जेक्ट स्लाइड डाउन करता है इंक्लाइन प्लेन पे, तो वो मास पे डिपेंड नहीं करती। जब मास पे डिपेंड नहीं करती, तो अगर 2 किलोग्राम वाले ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 4.9 है तो 4 किलोग्राम वाले का एक्सेलरेशन भी इतना ही होगा। दैट्स वाई करेक्ट आंसर 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एसआई यूनिट जो होता है लीनियर मोमेंटम का, वो क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है, न्यूटन पर सेकंड होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या न्यूटन मीटर होता है। तो लीनियर मोमेंटम जो है बेसिकली P बराबर होता है mv के। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो इसका SI यूनिट है। बट एक बात बड़ी अहम है, इसका हम यूनिट ये भी लिखते हैं न्यूटन सेकंड। ठीक है ना, न्यूटन सेकंड और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दोनों के दोनों जो है वो SI यूनिट है, क्योंकि इधर भी न्यूटन आ रहा है तो न्यूटन भी तो SI यूनिट ही है। हाँ, अगर बेसिक यूनिट्स के तौर पर जाहिर किया जाए तो वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज जीरो इन प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सी क्वांटिटीज हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जीरो होती हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो याद रखो, प्रोजेक्टाइल मोशन की हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो होती है। वर्टिकल एक्सेलरेशन 9.8 होती है। ठीक है, अच्छा, वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो जीरो हो ही नहीं सकती। सिर्फ याद रखो जो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है, यानी कि जो v नॉट एक्स है,
वो कांस्टेंट रहता है, जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहता है, दैट्स व्हाई हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है ही नहीं, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ बोथ स्पीड ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल एंड रेडियस ऑफ सर्किल आर डबल्ड देन इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी, कितनी हो जाएगी उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है v²/r। स्पीड को डबल कर दिया तो ये हो गया 2v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस को भी कितना कर दिया, रेडियस को हमने कर दिया है डबल, तो हो गया 2r। ऊपर स्क्वायरिंग करेंगे 4v²/r और नीचे आ जाएगा 2, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 आंसर आएगा, यानी कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो डबल्ड हो जाएगी। वेलोसिटी के स्क्वायर होने की वजह से 4 गुना फर्क पड़ता है, रेडियस के स्क्वायर ट्वाइस होने की वजह से फर्क पड़ता है हाफ का, तो वो कैंसिल होकर डबल्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू टॉर्क, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की मदद से निकालते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, इफ मास ऑफ टू बॉडीज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर डबल्ड देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी। मास दोनों बॉडीज का डबल कर दिया है और डिस्टेंस जो है उसको भी डबल कर दिया है, ठीक है। तो देखो, अगर मास को डबल कर दिया तो ये हो गया 2m1 इंटू 2m2 हो गया, कैपिटल जी कांस्टेंट रहता है, और उनके दरमियान के डिस्टेंस को भी डबल कर दिया है, ये हो जाएगा 2r का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर सॉल्व करके 4 आ जाएगा, g आ जाएगा, m1 आ जाएगा, m2 आ जाएगा, और नीचे स्क्वायरिंग करिए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा r का स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स पर अगर हम उनके मासेस को भी डबल कर दें और उनके दरमियान के जो डिस्टेंस है उसको भी डबल कर दें। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, कौन सा यूनिट नहीं है पावर का। वॉट, किलोवाट, आर, हॉर्स पावर, नन ऑफ दीज। हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, बट किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, ये पावर का यूनिट नहीं है। 1.6 मतलब ये जो पूरी वैल्यू है ना किलोवाट आर की, ये एनर्जी कैलकुलेट करती है। 1 किलोवाट आर बराबर होता है 3.6 10 रेज टू द पावर 6 जूल्स की, ठीक है ना, तो ये एनर्जी का यूनिट है। 11, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इट्स फ्रीक्वेंसी। मिक्सअप नहीं करना, फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया है, टाइम पीरियड के बारे में नहीं पूछा गया। जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, जिससे साबित हो रहा है कि अगर हम लेंथ को बढ़ाते हैं तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, बट टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये कि अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज्ड। नंबर 12, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ के दरमियान का जो फासला होता है उसको उस वेव की वेवलेंथ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज। देखिए ये साउंड जो है ना बेसिकली वो है एक मैकेनिकल वेव जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। अब बात हो रही है यहाँ पे वैक्यूम की, वैक्यूम में कोई मीडियम तो है नहीं, दैट्स वाई साउंड जो है वो स्पेस में वैक्यूम में ट्रेवल करता ही नहीं। जब ट्रेवल नहीं करता तो इट मीन्स इसकी स्पीड कितनी होगी, 0। हाँ, अगर ये स्पीड इन एयर बोल देते तो 332 या 340 समथिंग हो जाता एट 0 डिग्री सेल्सियस या एट रूम टेम्परेचर, बट वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करता। 14, सेंट्रल स्पॉट ऑफ न्यूटन रिंग इज ऑलवेज डार्क। सेंट्रल स्पॉट जो होता है न्यूटन रिंग का वो हमेशा हमेशा डार्क होता है, जिसकी दो वजूहात हैं, एक तो फेज रिवर्सल हो जाता है और दूसरा जो पाथ डिफरेंस होता है वो 0 होता है, लेकिन सेंट्रल स्पॉट न्यूटन का डार्क ही होता है। 15, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज इज पॉसिबल बाय क्रिस्टल्स, टू स्लिट्स, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ऑल ऑफ दीज, ओनली बाय क्रिस्टल्स। एक्स रेज की जो वेवलेंथ है वो इतनी शॉर्ट है कि वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से डिफ्रैक्ट होती नहीं है बल्कि आर पार हो जाती है। तो जब डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से नहीं हो रही तो टू स्लिट से क्या होगी, मुमकिन ही नहीं। सिर्फ क्रिस्टल जो होते हैं लाइक रॉक सॉल्ट क्रिस्टल जिसकी एग्जांपल हमारी बुक में दी गई है, उसके जरिए हम लोग एक्स रेज को डिफ्रेक्ट करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्वेश्चन 16, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इज कॉन्टेक्ट विद अ कॉन्केव लेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन कितनी होगी। पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन तब निकालेंगे जब हम इसकी फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन निकाल लें। तो क्या करेंगे,
वन ओवर एफ बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2, 1/40 प्लस 1/, माइनस का 25, कॉनकेव कीजिए ना, नेगेटिव में होती है, माइनस का 25, इसको सिंप्लीफाई किया तो हो गया 1/40 माइनस का 1/25। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो, क्या बनेगा 25 इंटू 40 1000, और ये हो जाएगा 25 माइनस का 40, और यहाँ पर आ गया 1/f। ठीक है, 1/f जो है वो बेसिकली अभी सॉल्व कर लेते हैं, चलो भाई मैं सेंटीमीटर्स में सॉल्व कर रहा हूँ। 25 और ये हो गया माइनस का 40, ये बन गया माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है जी, ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 1/f का। तो पहली बात ये कि फोकल लेंथ निकाल लो, तो ये हो जाएगी 1000 डिवाइड बाय 15, जो कि बराबर आ जाएगा 66.6 सेंटीमीटर्स के। ठीक है ना, ये फोकल लेंथ आ गई माइनस का 66.6। पावर निकालने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर्स में, डिवाइड बाय 100 कराएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 0.66, और क्या है मीटर्स में आंसर आ गया, ये आ गई वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है ना, बात समझ गए ना, ये हो गया इधर जाके तो 0.66 हो गया। अब पावर निकालनी है तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.66, इसका हम करेंगे रेसिप्रोकल, आंसर आएगा माइनस का 1.5 डायऑप्टर। तो हमें आंसर मैच करना है, माइनस का 1.5 डायऑप्टर, माइनस का 1.5 डायऑप्टर। क्वेश्चन नंबर 17 ये हो गया, इफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसके जो फोकल लेंथ है वो बराबर है उसके लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन के, तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, m बराबर होता है 1 प्लस डी ओवर एफ। फोकल लेंथ बराबर है लीस्ट डिस्टेंस यानी कि d के ही बराबर है, तो ये हो जाएगा बराबर 1 प्लस डी ओवर डी कैंसिल, 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस जिसकी जो फोकल लेंथ है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन के बराबर होती है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर 2 होती है। क्वेश्चन 18, आई डॉट जे क्रॉस के इज इक्वल टू, जे क्रॉस के, सबसे पहली बात ये है कि आई और फिर ये आ गया डॉट, जे क्रॉस के बराबर होता है अपना आई के, आई डॉट आई बराबर होता है 1 के प्लस का, सीधा सीधा 1 आ जाएगा। 19, रिजल्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज, अगर दो वेक्टर्स हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं तो उनका आंसर हमेशा 0 के बराबर आता है। क्यों आता है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। हम यहाँ पे कॉस 90 निकालना चाह रहे हैं, परपेंडिकुलर का मतलब हो गया एंगल 90 डिग्रीज, तो जैसे हम वैल्यूज पुट करेंगे ए बी आएगा कॉस 90 आएगा, कॉस 90 0 होता है जिससे मल्टीप्लाई होके टोटल आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। नंबर 20, एक स्नूकर बॉल है और मूव कर रही है वेलोसिटी v से, और वो कोलाइड करती है हेड ऑन विद अनदर स्नूकर बॉल जिसका मास सेम है और वो रेस्ट में है। इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, द वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या, वेलोसिटी कितनी होगी सेकंड स्नूकर बॉल की, वो हमें फाइंड करना है। तो ये वो स्पेशल केसेस हैं इलास्टिक कोलिजन के ना, अगर एक स्नूकर बॉल है मिसाल तौर पे वो रेस्ट में है और दूसरी स्नूकर बॉल जो है वो v स्पीड के साथ इससे जाके टकराती है और मासेस जो है वो दोनों बराबर हैं, तो टकराने के बाद ये वाली बॉडी तो रेस्ट में आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और ये वाली जो बॉडी है ये उतनी ही स्पीड के साथ आगे चलना शुरू हो जाएगी, सीधी सी लॉजिक है। तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी बराबर होगी v के। स्नूकर खेलने वाले तो बड़ी आसानी से बता देंगे इसको। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, इससे आसान क्या होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया बेसिकली न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कहते हैं। नंबर 22, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। मैंने सिंपल सी टेक्निक बताई है कि अगर आप चाहते हो ये मालूम करना कि दो ऐसे एंगल जिन पे रेंज बराबर होती है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कोई से भी दो एंगल्स को अगर हम ऐड करें और आंसर आ जाए 90 डिग्रीज, तो आप याद रखें उस पर जो रेंज है वो इक्वली होती है, चाहे कोई भी एंगल ले लो। इन दोनों का सम करते हैं तो 100 आ रहा है, इट मीन्स ये गलत हो गया। इन दोनों का सम कर रहे हैं 45, ये भी गलत हो गया। इन दोनों का सम कर रहे हैं तो 100 हो गया, ये भी गलत हो गया। 30 और 60 का अगर हम सम करते हैं तो 90 डिग्री आता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो दोनों पे एंगल बराबर होगा, रेंज बराबर होगी। 23, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल या 4 डायमेंशनल।
तो बेसिकली मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो जो हम लोग स्टडी करते हैं इट इज़ टू डायमेंशनल। उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का और दूसरा वाई कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का। तो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हमारे लिहाज से टू डायमेंशनल है। क्वेश्चन नंबर 14, टॉर्क इज डिफाइंड एज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सही बात है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ही होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स, हाँ आर क्रॉस एफ होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, ये बात भी सही है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म या फोर्स आर्म और फोर्स, हाँ वो भी सही है, एफ इंटू डी होता है। इसका मतलब तीनों बातें सही हैं, तीनों की तीनों जो है वो टॉर्क से रिलेटेड बातें हैं। यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इजीली निकाल सकते हो, जी की वैल्यू अलग करोगे ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर ओवर m1 इंटू m2। फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, डिस्टेंस का हो गया मीटर और इन दोनों का यूनिट हो गया किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर। 26, वर्क डन विल बी मैक्सिमम इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। वर्क डन कब मैक्सिमम होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान का एंगल 0 डिग्री से होता है। अगेन वही बात है, जो वर्क डन है वो डॉट प्रोडक्ट है, और अगर वो डॉट प्रोडक्ट है तो वो आता है एफ एस कॉस थीटा। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू तब होती है जब थीटा बराबर होता है 0 डिग्री के, तो वर्क डन भी तभी मैक्सिमम होता है। 27, एफ बराबर है 0.08 के और एक्स बराबर है 4 सेंटीमीटर के, तो के कितना होगा न्यूटन पर मीटर में कैलकुलेट करना है। तो के बराबर होता है एफ ओवर एक्स के। फोर्स की वैल्यू बराबर है 0.08 के, और ये जो 4 है इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, ये आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। 0.08 डिवाइड बाय 0.04, इट विल बी इक्वल टू 2 न्यूटन पर मीटर। नंबर 28, इन SHM वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होती है मीन पोजीशन पे मैक्सिमम। जैसे पेंडुलम आप देख सकते हो, जब मीन पोजीशन से गुजर रहा होता है बहुत ज़्यादा तेज होता है, और एक्सट्रीम पोजीशंस पे जाके स्लो डाउन होता है, ऑलमोस्ट रुकता है फिर वापस आता है। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और अगर मिनिमम पूछा जाता तो ऑन एक्सट्रीम पोजीशंस। 29, अकॉर्डिंग टू लैप्लास करेक्शन साउंड ट्रेवल इन एयर अंडर द कंडीशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। लैप्लास ने जो करेक्शन की थी उसके मुताबिक आंसर एडियाबैटिक था, और न्यूटन ने कहा था कि ये प्रोसेस जो है वो कौन सा होता है, उसने कहा था आइसोथर्मल होता है, बट इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 30, द अपीयरेंस ऑफ कलर इन लाइट इन थिन फिल्म्स इज ड्यू टू। जो कलर आते हैं, डिफरेंट कलर्स आते हैं थिन फिल्म के अंदर, वो होते हैं ड्यू टू थिन फिल्म इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 31, एक क्रस्ट अगर फॉल होता है दूसरे के ट्रफ पे, किसी दूसरी वेव के ट्रफ पे, तो कौन सा वाला फिनोमेना होता है। बेसिकली कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बारे में सोचना है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब क्रस्ट क्रस्ट पे लाए करे, ट्रफ ट्रफ पे लाए करे, और अगर क्रस्ट ट्रफ पे ट्रफ क्रस्ट पे लाए करे तो वहां पे होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 32, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट द लेंथ ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप। जो नॉर्मल एडजस्टमेंट होती है उसमें लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बराबर होती है, गैलीलियन टेलीस्कोप बराबर होती है एफ ओ माइनस एफ ई के, और गैलीलियन के बजाय एस्ट्रोनॉमिकल होती तो एफ ओ प्लस एफ ई होता। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 33, अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसे रखा गया है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में कॉन्वेक्स लेंस के सामने, तो रियल इमेज कहाँ फॉर्म होगा। तो अगर तो दरमियान में रखा हुआ है फोकस के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो जो इमेज बनता है वो बियॉन्ड बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के। ये प्रॉपर्टीज हैं चैप्टर नंबर 10 की शुरू की, इनको याद रखना है ताकि ड्रॉ करके चेक ना करना पड़े। ठीक है जी, ये हो गए 33 के 33 MCQs ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मलीरकंड। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अल्लाह हाफिज।